हम वो परिंदे हैं जो गिरने के बाद भी ना उड़ाने का दम रखते हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो विज्ञान है, चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षारक एवं लवण को वन शॉट में सबसे आसान परिभाषा के साथ, आसान उदाहरण के साथ और वीडियो एनिमेशन के साथ बताऊंगा। और इनमें कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगे चीज़ों को याद रखने के लिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करने के पैसे नहीं लगते भाई, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, कंजूसी ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम अम्ल क्षारक एवं लवण है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि भैया अम्ल क्या होता है। अगर हम अम्ल की बात करें प्यारे बच्चों, तो अम्ल जो लिया गया है ना, वो एक लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा का एक शब्द है एसिड्स, वहां से लिया गया है। एसिड से एसिड को लिया गया है, जिसका मतलब होता है अम्ल। और एसिड का मतलब क्या होता है? स्वाद में खट्टा। हर एक चीज जो खट्टी है वो अम्ल है। ठीक है। तो अगर मैं परिभाषा की बात करूं, इसकी विशेषताओं की बात करूं, तो स्वाद में ये क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। लेकिन ये जो दो टिप्स हैं, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। आधुनिक अवधारणा क्या है? अगर हम किसी भी अम्ल को पानी के साथ मिलाते हैं, जल के साथ घोलते हैं, तो जल के साथ मिलकर वो क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा। क्या देगा? H पॉजिटिव आयन देगा। ध्यान रखिए, हर एक अम्ल जल के साथ घुलकर H पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? अगर हम अम्ल को नीले लिटमस पेपर को, ये क्या कर देता है? लाल कर देता है। अगर हम कोई भी वस्तु, अगर वो अम्ल है, जैसे कि नींबू अम्ल है, इमली अम्ल है, अगर आपके पास एक नीला लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र क्या होता है? सूचक होता है। सूचक किसे कहते हैं? अभी मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा वीडियो में। ठीक है। ये एक नीला लिटमस पत्र था, जिसको मैंने जैसे ही नींबू में रखा, ये बदल के क्या हो गया प्यारे बच्चों? लाल हो गया। यानी कि अगर कोई नीला लिटमस पत्र, कोई वस्तु नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रही है, तो समझ जाइए कि वो वस्तु क्या है? अम्ल है, एसिड है। ठीक है। तो इसे याद रखने का ट्रिक क्या है? अनिल। अनिल। ठीक है, अनिल याद रखिए। अनिल आ से क्या होता है? अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। ठीक है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, यानी कि वो अ फॉर अम्ल हो जाएगा। ठीक है। अनिल। ट्रिक। तो आपने परिभाषा समझ ली, विशेषताएं जान ली और ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। जिंदगी में नहीं भूल सकते कभी भी। अनिल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, अम्ल की क्या प्रबलता होता है? देखो, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? अधिक एच पॉजिटिव आयन देते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं वो ज्यादा एच पॉजिटिव आयन देते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4। ठीक है। ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अणु सूत्र होता है ये HCl होता है, और इसका क्या होता है? H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जो कम H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड। ठीक है। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, उदाहरण भी दीजिए तो याद दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल के प्रकार। अम्ल कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक अम्ल। ये क्या होता है? नाम से ही पता चला, प्राकृतिक अम्ल मतलब जो प्रकृति ने बनाया है। जो भी चीज़ भगवान ने बनाई है वो चीज़ कभी हार्मफुल हो ही नहीं सकती, नुकसानदायक नहीं हो सकता। देखो, प्रकृति से प्राप्त, जैसे कि फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों में पाया जाता है। ठीक है। एसिडिक एसिड सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। ये जो भी चीज़ प्रकृति में पाई जाती है वो सब हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक अम्ल कहलाती है। और खनिज या मानव निर्मित अम्ल क्या होते हैं? जो प्रयोगशाला में, लैब्स में बनाई जाती हैं, बड़े बड़े लैब्स बनाई जाती हैं, वो नुकसानदायक होती हैं। और उसे इसीलिए इसको नाम दिया गया सिंथेटिक अम्ल या मानव निर्मित अम्ल या फिर खनिज अम्ल, जो बोलना चाहो। प्रयोगशाला में खनिजों से बनाए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हानिकारक अम्ल है। ठीक है। जो प्रबल अम्ल होते हैं वो हानिकारक होते हैं, और जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो हानिकारक नहीं होते। ठीक है। समझ गए प्यारे बच्चों? सिंपल। प्रकृति प्रदत्त अम्ल की बात करें, यहाँ देखो प्याज है, सेब है, संतरा है, टमाटर है, इमली है, दही है। इन सब में क्या क्या अम्ल पाए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रकृति प्रदत्त अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे अनेक खाद्य पदार्थों में ऐसे तनु अम्ल विविध मात्रा में होते हैं। आप डेली खा रहे हो अम्लों को,
ज़रूरी भी है, विटामिन सी होता है इसमें, हमारे शरीर के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे हम प्याज खाते हैं, सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, टमाटर खाते हैं, इमली खाते हैं, दही खाते हैं, तो प्याज में होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, सेब में होता है मेलेइक अम्ल, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, दही में होता है लैक्टिक अम्ल, और इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ये अम्ल पाए जाते हैं हमारे खाद्य पदार्थों में। और इनमें से अब एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हर एक चीज, हर एक स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब ये मत सोचो कि भाई प्रश्न अलग से आएंगे, नहीं, जो आप पढ़ रहे हो इन्हीं में से ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो इसकी पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो में कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए, तभी मिलेगा। तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और जिन्होंने भी हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है, फटाक से जाके लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर तैयारी हो रही है हमारे एप्लीकेशन पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट, कुछ सामान्य फलों तथा खाद्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल इस प्रकार है। कुछ तो मैंने दिखाई दिए थे और बता देता हूँ। सिट्रस फल, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसमें विटामिन सी होता है। सेब में पाया जाता है मेलेइक अम्ल, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। जो सिरका चाउमीन वगैरह जो बनाते हैं, है ना, सफ़ेद सफ़ेद पानी डाला जाता है, वो सिरका होता है, उसमें होता है एसिडिक अम्ल, वो नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, ठंडे जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उनमें पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। क्या पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल। संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसे 2-4 बार पढ़िए, एक बार कॉपी में लिखे, अपने आप आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब खनिज अम्ल, मिनरल एसिड जिसका नाम दिया गया है अंग्रेजी में, ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रबल अम्ल। इसको खाने से नुकसान होता है। ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं प्रयोगशाला में, लैब्स में, फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, अभी मैंने आपको बोला ये खनिजों से तैयार किए जाते हैं, तभी इनका नाम क्या पड़ा है, खनिज अम्ल पड़ा है, क्योंकि इसको खनिज से तैयार किया जाता है और ये लैब्स में बनते हैं, बड़ी मात्रा में बनते हैं। इन अम्लों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। इन अम्लों को छूना या चखना नहीं चाहिए। आपने कई बार देखा होगा मूवीज वगैरह में या रियल लाइफ में, जो सनकी इंसान होते हैं वो एसिड फेंक देते हैं, तो देखा होगा एसिड जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ जल जाता है वो। ठीक है, ज़्यादा होने पर इंसान की मृत्यु तक हो सकती है, तो सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब तो एसिड का जो ये कई जगह पे बैन कर दिया गया, कई जगह पूरे भारत में ही बैन है ना। खनिज अम्ल औद्योगिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। ये जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ के लिए उपयोगी है, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं ये। उदाहरण सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और फास्फोरिक अम्ल H3PO4। देखो बच्चों, मैंने सिर्फ नाम नहीं लिखा, इनका सूत्र भी लिखा है, क्योंकि ये आपको हेल्प करते हैं आगे चीज़ों के लिए। और प्रश्न भी आ जाता है एग्जाम में, बोलेगा कि क्या नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आप अगर आपको सूत्र पता नहीं होगा HNO3 होता है तो आपसे छूट जाएगा। तो हर एक चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है वो उपयोगी है, काम की है। मैं साइड भी हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाएँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा बता दिया खनिज अम्ल के बारे में। तो अम्ल वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। देखो ये बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन कई सारे विद्वान टीचर, हमारे भाई बंधु, एक ही चीज़ को भाई 4 घंटा 5 घंटा का बना देंगे, और वही चीज़ मैं आपको सरल भाषा में समझा दे रहा हूँ। देखना कितने छोटे वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, आप खुद देखिएगा। और कई टीचर बोलेंगे कि मैं तो लिख के पढ़ा रहा हूँ, ये देखो मैं लिख के पढ़ा। भाई लिख के पढ़ाने से तुम डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो। आप सबसे अनमोल चीज़ क्या है दुनिया में, समय। समय की बचत के लिए तो डिजिटल बोर्ड लगा है, वरना आप लिख के ही पढ़ा रहे हो तो भाई ब्लैक बोर्ड में पढ़ा लेते, क्या दिक्कत है, डिजिटल बोर्ड पे क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। तो ये कोई बात नहीं होती है, बच्चे भी समझदार हैं आज के टाइम में। चलिए क्षार पे बात करते हैं। क्षार, क्षार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं, बेस। ठीक है, क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। अम्ल क्या देता है, H पॉजिटिव आयन। क्षार क्या देता है, OH नेगेटिव आयन, वहां पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। ठीक है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है और ये भस्म भी कहलाते हैं। क्षार को भस्म भी कहते हैं।
बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा चलता है कि क्षार को क्या कहा जाता है, भस्म। बाकी क्षार को बाकी बोर्ड में, यूपी बोर्ड वगैरह में क्षार ही कहते हैं। क्षारकों का स्पर्श चिकना होता है, अगर क्षार को पकड़ोगे तो चिकना होता है, चिकना साबुन के जैसा। क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार क्या करता है, अम्ल का उल्टा, लाल को ये नीला कर देता है, तो क्षारक कहलाता है। ठीक है, ये सोप है, इस पे जैसे ही मैं लाल लिटमस पत्र रखूंगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ये होता है डिजिटल बोर्ड का सही प्रयोग। क्यों, मैंने आपको पूरा एनिमेशन के साथ समझाया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो क्षार भी आप एक बार में समझ गए होंगे। क्यों, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षार के प्रकार, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आयनीकृत होकर अधिक OH नेगेटिव आयन जो देते हैं, जो ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगा वो प्रबल क्षार होगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके उदाहरण है। दुर्बल क्षार की बात करें, कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन जो देगा उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार भी आपको पता लग गया। क्षारक, आपने अम्ल पढ़ा, आपने क्षार पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्षारक के बारे में, उसके बाद लवण के बारे में जानेंगे। क्षारक एक बड़ा समूह है जिसमें सभी क्षारीय पदार्थ आते हैं। क्षार और क्षारक, क्षारक में क्या होता है, क्षारीय एक समूह हो गया, ठीक है, जैसे एक फैमिली हो गई, क्षारक की पूरी फैमिली हो गई, तो वो क्या कहलाते, क्षारक कहलाते हैं। वे क्षारक जो जल में विलय हैं तथा जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। जितने भी क्षार हैं सभी क्षारक हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड जल में घुलता नहीं है, इसीलिए क्षारक है पर क्षार नहीं है। ठीक है, क्योंकि जल में ही नहीं घुलता। क्षारक के उदाहरण क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये हमारे क्षार के उदाहरण है। अगले टॉपिक पे हम आ जाते हैं, सूचक। सूचक क्या होता है, जो हमें सूचना दे रहा है। क्या दे रहा है भाई, सूचना दे रहा है, तो उसे हम सूचक कहते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। सूचना देते हैं कि भाई, जैसे लिटमस पत्र मैंने आपको बताया, वो भी एक सूचक है, क्योंकि लाल को नीला करा, नीला को लाल करा, उसी के आधार पर हम अम्ल और क्षार बोल रहे हैं। ठीक है, सूचक क्या करता है कि अम्ल या क्षार है या नहीं है, उसकी सूचना देता है हमें माध्यम के आधार पर। उदाहरण, जो लिटमस पत्र है, जो हल्दी है, जो प्याज का रस है, लौंग का तेल है, फिनोफ्थलीन है, मेथिल ऑरेंज, ये सारे हमारे क्या है प्यारे बच्चों, सूचक है। सब हमारे क्या है प्यारे बच्चों, सूचक है। नेक्स्ट देखिए, मैं उदाहरण भी देता हूँ। ये लिटमस कुछ ऐसा होता है, लौंग का तेल कुछ ऐसा होता है, मेथिल ऑरेंज ऐसा होता है। ठीक है, सूचक के प्रकार, सूचक कई प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, प्राकृतिक सूचक, उसके बाद आप प्राकृतिक सूचक पे क्या आ जाएगा, पौधे एवं प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने बनाया, जो भगवान ने बनाया। ठीक है, उदाहरण के लिए लिटमस और ये जो हल्दी है, ये हमारे प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कृत्रिम संश्लेषित सूचक। ये क्या होते हैं, जिनका निर्माण रसायनों द्वारा किया जाता है, यानी कि मानव द्वारा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहते हैं। इसका उदाहरण है फिनोफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, ये क्या है, कृत्रिम सूचक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गंधीय सूचक, गंध के आधार पर हम अम्ल और क्षार के बारे में पता लगाते हैं, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। जिनकी गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, कोई चीज है, आप अम्ल के पास ले जाओगे तो अलग टाइप की गंध देगी,
क्षार के पास ले जाओगे तो अलग टाइप की गंध देगी। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। क्योंकि कई बार चीज हम, जैसे अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो हर एक चीज हम स्वाद चख के नहीं कर सकते कि भाई चख के देख लिया कि अम्ल है या नहीं है, क्योंकि अम्ल क्या होता है, विषैला होता है। कोई विषैली चीज अगर आपके जीभ में चली गई तो आपका काम तम आप। इसीलिए कई चीज़ों को चखना अनिवार्य नहीं है, आप उसको छू कर किसी चीज़ से या गंध से उसके पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है। ठीक है। जो प्याज का रस है, लौंग का तेल है, ये गंधीय सूचक है। ये अम्लीय माध्यम में कुछ अलग तरीके का गंध देगा, क्षारीय माध्यम में कुछ अलग तरीके का गंध देगा, सुगंध देगा, बदबू देगा, वो माध्यम पर डिपेंड करता है। ठीक है। अम्लों व क्षारकों की प्रबलता, तो अम्लों और क्षारकों की प्रबलता डिपेंड करती है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयनों पर। अगर H पॉजिटिव आयन, ठीक है, मैं कुछ एक चित्र बना के समझाऊंगा, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है। जो अम्ल निर्भर करता है वो H पॉजिटिव आयन पर करता है, और जो क्षार निर्भर करता है वो OH नेगेटिव आयन पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा या कम होगा उस आधार पर उसकी अम्लता और क्षारिकता का हम बोलेंगे कि ये ज्यादा है या कम है। ठीक है। इसके लिए पीएच स्केल भी होता है, वो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है। सार्वभौम सूचक या सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, कई सूचकों का एक मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करती है। ठीक है। जिससे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक एक पट्टी होती है। देखो 0, अगर किसी की पीएच मान 0 है तो उसका कलर कुछ डार्क रेड होगा। अगर 1 है तो कुछ ये इस प्रकार का कलर होगा, 2 पे ऐसा, 3 पे ऐसा, 4 पे ऐसा, 5 पे ऐसा, 6 पे ऐसा। तो जैसे जैसे पीएच मान बढ़ रहा है उस हिसाब से कलर भी चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। हो रहा है चेंज, है ना। तो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है, याद है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, जो विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता बताता है। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक लिखा होता है, वो विलयन की अम्लता, क्षारीयता और उदासीनता को भी बताता है। ठीक है। कलर तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया। जैसे ये स्केल है, तो देखो 0 से लेकर 14 तक लिखा होगा, जितना 7 से जितना कम होगा अम्लता उतनी ज़्यादा होगी। सपोज करो एक का मैंने 3 लिया और एक का मैंने 5 लिया, ये दोनों अम्ल हैं। अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान अगर 7 से कम है, 7 नहीं 7 से कम है तो वो अम्ल है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार है, 7 है तो उदासीन है। ठीक है। 7 से जैसे ही कम होगा अम्ल है। अब मान लेते कि हमारे पास 2 है चीज, एक का 5 एक का 3 है, इनमें से ज्यादा प्रबल कौन है, तो जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा अम्ल में। तो 3 वाला ज्यादा शक्तिशाली है 5 से, 4 से। 1 वाला ज्यादा शक्तिशाली है 3 से भी। जितना कम होगा पीएच मान अम्लता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 7 पे क्या होता है, उदासीन, ना अम्ल है ना क्षार। पानी, वाटर, जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच 7 होता है। जब शुद्ध पानी पियोगे तो उसमें ना तो ना तो आपको खट्टापन लगेगा ना कड़वा लगेगा, एकदम प्लेन पानी होता है, उसका स्वाद ही नहीं पता लगता। और वही सबसे बेस्ट पानी होता है, उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, और वो उदासीन होता है। ठीक है। क्षारीय क्या होता है, जिस 7 से अधिक क्षारीय है। अगर आप 2 चीज का पीएच ले, एक 10 ले ले और एक 13 ले लेते हैं, तो कौन ज्यादा क्षारकीय होगा, जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा। अम्ल में कम देखते हैं, क्षार में ज्यादा देखते हैं। 13 वाला ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा दमदार है, किससे, 10 वाले से। ऐसा एग्जाम में आता है, कौन सा प्रबल है कौन सा प्रबल नहीं है करके अम्ल क्षार में। तो ये टेबल याद रखिएगा। ठीक है। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, जैसे कि पानी। 7 से अगर कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा। सामान्य पदार्थ एवं उसका पीएच मान, कुछ पीएच मान हमें याद रखने होंगे, एग्जाम में आ सकता है।
जैसे कि बैटरी वाला अम्ल, बैटरी में जो एसिड अम्ल पड़ता है उसका पीएच मान 0 से 1 होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, उसका पीएच मान 1 से 2 होता है, प्रबल अम्ल है। नींबू का रस पीएच मान 2 होता है, अम्लीय है। सिरका 3 है, अम्लीय है। टमाटर का रस 4 है, हल्का अम्लीय है। एसिड का जो रेन होता है, जो अम्ल वर्षा होती है, उसका पीएच मान 5.6 होता है, ये एग्जाम में ज़्यादा आता है, कमज़ोर अम्ल है। दूध का पीएच मान 6 से 6.5 होता है, ठीक है, हल्का अम्लीय है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन है। खून का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है, क्षारीय होता है, हल्का। शरीर का, हमारा बॉडी का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का 9 होता है। साबुन का 10 से 11 होता है। अमोनिया का 11 से 12 होता है, ये क्षार के हैं। ब्लीच का 12 से 13 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13 से 14 होता है, ठीक है। ये चार्ट एक बार देख लीजिएगा। पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है? आप सोच रहे हो पीएच सिर्फ पढ़ाई के लिए होगा? नहीं, पीएच हमारे पूरे बॉडी में चल रहा है, ठीक है। इधर इधर से उधर हुआ, कम ज़्यादा हुआ तो हम बीमार पड़ेंगे। पीएच हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, पूरे बॉडी तक मेंटेन रहता है। खून का पीएच होता है, दांत का पीएच होता है, ठीक है, हमारे बॉडी का पीएच होता है, आमाशय में जो चीज़ है वो उसका पीएच होता है, हर जगह है, ठीक है। शरीर का पीएच, पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये क्या होता है? मानव शरीर का सामान्य पीएच 7 से 7.8 तक होता है। एग्जाम में आ सकता है कि मानव शरीर का पीएच पैमाना कितना होता है? 7 से 7.8 तक होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है, ठीक। क्यों महत्वपूर्ण है? शरीर की सभी एंजाइम क्रियाएं इसी पीएच रेंज में सही काम करती है। अगर हमारा पीएच जो रेंज है इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारे बॉडी के जितने भी हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम है, वो सही रूप में काम नहीं करेंगे और हम बीमार पड़ने लगेंगे, ठीक है। पीएच थोड़ा भी बदल जाए, एंजाइम का काम करना बंद कर सकता है, शरीर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। पीएच अगर कम ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम्स काम ढंग से नहीं करेंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे। जो खून का पीएच होता है वो 7.4 होता है। पीएच अगर कम हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगी। यदि पीएच ज़्यादा हो जाए तो एल्कोसिस हो जाएगा। ये बीमारी के नाम है, ठीक है। हमारे मुंह में जो सलाइवा है, पानी पानी जो हो जाता है ना मुंह में सलाइवा, उसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। हमारे खून का 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। स्टमक जो होता है, हमारे पेट में जो होता है ना, उसका होता है 1.5 से 6.5 के बीच में। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, जैसे बड़ी आंत कहते हैं, उसका पीएच मान होता है 4.7 से 7 के बीच में। और जो छोटी आंत है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका पीएच मान 4 से 7 के बीच में होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। अम्लीय वर्षा, एग्जाम में आता है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और प्रायः देखा गया है जो सीजन का पहला वर्षा होता है, पहली बरसात होती है, उसमें बोलते हैं ना बेटा नहीं नहाना चाहिए। क्यों? इसका कारण है, बड़े बुजुर्ग पहले बोलते थे कि भाई पहली बरसात में मत नहाओ, क्योंकि पहली बरसात में ज़्यादातर अम्लीय वर्षा होती है। उस वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, ठीक है। और उसमें कई सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसान है, और भीगने से हम बुखार बुखार भी हो जाता है, ठीक है। तो नहीं नहाना चाहिए। कारण क्या है? वायु प्रदूषण, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, ये सब गैसें होती हैं, ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ये सब गैसें जल में घुल के क्या बना देती हैं? अम्ल। और वो पानी जब गिरता है तो उसे हम नाम देते हैं अम्लीय वर्षा, जो हानिकारक है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव है? नदियों, झीलों का पीएच मान कम हो जाता है। वो पानी जब नीचे गिरेगा कहाँ जाएगा? खेतों में, नदी में। और वहाँ रहने वाले जो जीव है नदी में, अगर वो जैसे गिरेगा उसका पीएच मान कम हो जाएगा। और वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु जो है, जैसे ही पानी का पीएच मान कम होगा तो उनको दिक्कत होगी, वो बीमार पड़ेंगे या फिर वो मर जाएंगे, ठीक है। पौधों पर पत्तियां खराब हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है अगर पौधों में पड़ती है। इमारतों में पड़ने पर संगमरमर घुल जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो खूबसूरती है ताजमहल की, वो धीरे धीरे थोड़ी कम हो गई है पहले की तुलना में। इसका कारण क्या है? अम्ल वर्षा, ठीक है। आज से 100-150 साल पहले जैसा था अब वो वैसा नहीं है। ताजमहल
दुनिया के अजूबे में नंबर 1 आता है, तो प्राउड फील करना चाहिए। दुनिया भर के लोग यहाँ वहाँ से हमारे भारत देश में आते हैं क्या देखने, ताजमहल देखने। और हम कई लोग ऐसे हैं जो भारत में रहकर आज तक भी ताजमहल नहीं देखा होगा, उनमें से मैं एक नमूना हूँ। भाई भारत में रहता हूँ और भाई मैंने आज तक ताजमहल नहीं देखा है। तो ये कई आप लोग भी विजिट ज़रूर करिए, ताजमहल देखिए। हम तो हमारे भारत में ऐसे ऐसे अजूबे हैं ना जो ताजमहल से भी अचंभित हैं। कई सारे मंदिर हमारे हैं जो ऐसे जगहों पर हैं, ऐसा है कि भाई ताजमहल भी उनके सामने कुछ भी नहीं है मेरे मुताबिक। ठीक है, मेरे मानने में ऐसा है। कई सारे मंदिर हैं अजूबे, पहाड़ काट के बनाए गए हैं जिनका पिलर्स नहीं है भाई, और उनकी चमक देखो, उनकी कारीगरी देखो, उनका इंजीनियरिंग देखो, दंग रह जाओगे। ठीक है, तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं। पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, मिट्टी पे क्या प्रभाव होगा। हर पौधे को स्पेसिफिक पीएच रेंज होनी चाहिए। ठीक है, हर पौधे की अलग पीएच रेंज होती है। जैसे ही वो अम्लीय वर्षा गिरेगी तो उसके पीएच मान को डिसबैलेंस कर देगी, तो जो हमारी उसका जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाएगा और फसल की पैदावार अच्छे प्रकार से नहीं हो पाएगी, है ना। ये इसका होता है। फिर क्या होता है, अगर पीएच मान कम हो जाएगा तो पौधे न्यूट्रिशंस जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, मिट्टी का पीएच क्या होता है, बहुत एसिडिक होता है, तो फसल खराब हो जाएगी। बहुत बेसिक होगा तो न्यूट्रिशंस नहीं मिलते। तो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि जो किसान भाई होते हैं वो क्या करते हैं, खेतों में चूना का छिड़काव करते हैं या किसी प्रकार का भस्म छिड़कते हैं। वो इसलिए किया जाता है कि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहता है। अगर ये कम या ज़्यादा हो जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, भोजन को तोड़ता है। क्या काम है हमारे HCl का, पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है भोजन को तोड़ता है और बैक्टीरिया को मारता है। समस्या क्या है भाई, ज़्यादा HCl, अगर ज़्यादा HCl बनेगा तो एसिडिटी होगी, दर्द होगा, जलन होगी। जब बाहर का कुछ ज़्यादा खा लेते हो या तला भुना ज़्यादा मसालेदार खाना पेट भर के ठूस लेते हैं तो देखेंगे थोड़ी देर बाद पेट में दर्द होता है, पेट में गैस बन जाती है, पेट में जलन शुरू हो जाती है, यानी कि एसिडिटी बन जाती है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक गोली देता है, वो खाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें आराम मिलता है। कम नहीं होता लेकिन आराम मिल जाता है थोड़ा, क्योंकि वो देता है बेस, छाड़ देता है। वो जाकर क्या करता है, पेट में घुलता है और एसिडिटी के लेवल को कम कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। ज़्यादा कम होने पे एसिडिटी बनती है, तो जब पीएच मान बढ़ेगा तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। समाधान क्या है, एंटासिड दिया जाता है, बेस दिया जाता है, जैसे कि MgOH का ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोलते हैं। ये कैसे बनता है, एसिड में हम बेस मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। दांतों का क्षय, देखो मुंह का पीएच जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई लोगों के दांत ऐसे सड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका पीएच मान कम हो जाता है। जिनकी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं होती है, जो अच्छे से दांत साफ नहीं करते हैं, रात में खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते, सुबह ब्रश अच्छे से नहीं करते, और जो मीठा वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं या दांतों का अच्छा ख्याल नहीं रखते, कुल्ला वगैरह ढंग से नहीं करते, तो उनमें ये समस्या होती है। ठीक है, समस्या खाने के बाद बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं और वो आपके पीएच को डाउन करते हैं, और 5.5 से कम हो जाने पर हमारे दांत ऐसे सड़ने लगते हैं, इनमें बैक्टीरिया आने लगता है। ठीक है, और लोग क्या बोलते हैं, दांतों में कीड़ा लग गया। कीड़ा नहीं होता है, कीड़ा नहीं होता है। ठीक है, दांत का इनेमल जो कि होता है कैल्शियम फॉस्फेट घुलने लगता है और कैविटी बनने लगती है। इसे क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। और हमारे देहाती भाषा में क्या कहा जाता है इसको, कि भाई दांत में कीड़े लग गए, तेरे दांत में कीड़े हैं। और कई भाई गांव में आते, तुम्हारे दांत से कीड़ा निकाल के दूंगा, ऐसे ऐसे करके कीड़ा निकालता है। भाई दांत में कभी कीड़ा लगता ही नहीं है, दांत का इनेमल घिसता है। ठीक है, कैविटी बोलते हैं इसको। बचाव क्या है, टूथपेस्ट, बेसिक नेचर, इसको करो और ब्रशिंग करो, जिससे हमारा मुंह का जो पीएच है वो न्यूट्रल है, 5.5 से कम ना हो। 5.5 से कम होगा, इनेमल दांत के घिस जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा ब्रश भी नहीं करना चाहिए। हमारे दांत पे क्या होता है, एक परत होती है, ज़्यादा ब्रश करोगे, घिसोगे तो वो परत कम हो जाएगी, घट जाएगी, और फिर दांतों में सेंसिटिविटी हो जाएगी। कुछ भी ठंडा गर्म खाओगे, हाँ, झंझनाहट होगी। ठीक है, तो ज़्यादा भी नहीं करना है। ब्रश करने का बेसिक नियम है 2 मिनट, अच्छे से करो, ऐसे घिस घिस के जोर से नहीं करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण में बताता हूँ आप लोगों को।
देखो धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल का क्या होता है, क्षारक का क्या होता है, आइए समझते हैं, जानते हैं। लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अगर अम्ल को धातु के साथ हम मिला दें तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, अगर हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, लवण बनेगा, सिंपल। ठीक है, रिएक्शन याद है, अम्ल प्लस धातु क्या बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। उदाहरण, ये हमारा H2SO4 अम्ल है, ये जिंक मेरा धातु है, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रही बात क्षारक की, क्षारक क्या करता है, ये भी लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, किसके साथ मिलकर, धातु के साथ मिलकर। क्षारक प्लस धातु लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट NaZnO2, और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। सबसे आसान है भाई, लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, पॉप टेस्ट, जबरदस्त पॉप टेस्ट है। देखिए, ये आपके NCERT का चित्र है, इसको समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, देखो ये हाइड्रोजन गैस से निकलती हुई एक परख नली है। ठीक है, जब इस गैस के सामने हम जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो पट पट की आवाज़ आएगी, जाई जाती है, तो हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि करते हुए जाती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगर पॉप पट पट की आवाज़ आ रही है तो समझ जाओ वहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। वहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस है। धातु ऑक्साइड अत्यधिक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यहाँ कैसे होगा, एक तरफ हमने अम्ल ले लिया, एक तरफ हमने क्षारक ले लिया। अगर अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल का निर्माण करता है। जब अम्ल और धातु ऑक्साइड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल। इस रिएक्शन को याद रखिए, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अपना कॉपर ऑक्साइड धातु ऑक्साइड, तो क्या बनाएगा, CuCl2 प्लस H2O। CuCl2 मेरा लवण है और ये क्या है, पानी है, जल है, H2O। नेक्स्ट, क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड क्या करते हैं, ये भी लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। उदाहरण, ये मैंने एक क्षार लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने अधात्विक ऑक्साइड लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड मतलब जिसमें धातु ना हो, तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट जो कि लवण है और जल बनाएगा। दोनों ही लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, आइए देखते हैं। अम्ल क्या करता है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, ये इधर मैंने ले लिया अम्ल और ये मेरा धातु कार्बोनेट है, ये अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है, उदाहरण, ये HCl है, ये मेरा धातु कार्बोनेट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्या बनाएगा मिलकर, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी बनाएगा। ठीक है, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कर लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, सेम ऊपर वाले की तरह। जैसे मैंने ये लिया HCl, ये मिल लिया मैंने Na2CO3 धातु बाइकार्बोनेट भी होता है, तो ये लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्षारक क्या करते हैं, जो क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया ही करते नहीं है, तो क्या बनाएगा, कुछ जब अभिक्रिया करेगा ही नहीं, जब तुम्हारे किसी के साथ शादी ही नहीं होगी तो तुम्हारे बच्चे कहाँ से हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो तो किसी और की भी है, तुम्हारे उससे शादी नहीं है तो तुम्हारे उसके बच्चे कैसे हो जाएंगे, है ना, तो ये मतलब है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये चित्र आपके NCERT से लिया गया है, सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है अगर उसको चूने के पानी CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी
प्रोवाइड करने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और पानी दूधिया रंग का हो जाता है। तो इससे पता लगता है कि वहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और पानी का रंग क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा। तो समझ जाओ कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। ठीक है, ये भी हो गया। COH का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है, ये हमारा चूने का पानी, उस पर मैंने मिला दिया कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बन गया अलग। अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर क्या होगा, अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर देंगे तो क्या होगा, CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा में प्रभावित करने पर जल की उपस्थिति में घुलनशील व पारदर्शी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। कैसा हो जाएगा, पारदर्शी, मतलब पानी की तरह आर पार देख पाओगे आप। ज्यादा मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा पानी की तरह बना देगा उसको। यह है CaCO3 H2O और उसमें हमने क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा मिला दिया, तो पारदर्शी विलयन CaHCO3 का टॉइस ये बन जाएगा, जो बिल्कुल पारदर्शी होता है, आर पार दिख जाएगा आपको। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक कैसे व्यवहार करते हैं, आइए देखते हैं। एक तरफ अम्ल लिख लिया, एक तरफ हमने क्षारक लिख लिया। तो अम्ल क्या करते हैं, जल की उपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। ये तो आप भली बात ही जानते हैं, परिभाषा में मैंने बताया था। H पॉजिटिव आयन H3O पॉजिटिव आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो H पॉजिटिव आयन अगर H2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव बनाएगा। उदाहरण, ये मेरा अम्ल है, ये मेरा H2 है, क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मुक्त करेगा। तो मेन यही है, जल की उपस्थिति में अम्ल H पॉजिटिव आयन देता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक आपको याद रखना है। दूसरा, क्षारक क्या करता है, क्षारक जल की उपस्थिति में OH नेगेटिव आयन देता है, ये परिभाषा में ही मैंने बता दिया था। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ये मेरा NaOH है, जल की उपस्थिति में ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा। तनुकरण है ना, तनुकरण क्या होता है ये जानते हैं हम इसके बारे में। अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में जो कमी आ जाती है उसे हम तनुकरण कहते हैं। जो कमी आती है, अम्ल या क्षार कुछ भी हो सकता है, उसमें जब हम जल मिलाते हैं, जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में जो इसका आयनीकरण पहले हुआ करता था, जैसे उसमें हम पानी मिलाएंगे, चाहे अम्ल हो या क्षार हो, उसमें जैसे हम पानी मिलाएंगे उसकी प्रति इकाई सांद्रता में कुछ कमी आएगी, प्रति इकाई आयतन में जो कमी आ जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जब आप प्रयोगशाला में भी जाओगे तो वहां पर भी लिखा रहता है, जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाने समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, अम्ल और क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यह प्रक्रिया बहुत ऊष्मा क्षेपी होता है, इसीलिए कांच या कांच पत्र लगाते हिलाते भी रहना चाहिए। आपने देखा होगा जो बड़ी कक्षाओं में वो क्या करते हैं, मिलाते हैं और ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। जो आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा, सीन्स वगैरह में ऐसे जो जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो ऐसे ऐसे हिलाते हैं, क्योंकि मिलाने पे क्या होता है ना, ऊष्मा बहुत निकलती है, और अगर आप हिलाओगे नहीं, ठंडा नहीं करोगे तो वो फट भी सकता है, इसीलिए ऐसा करते हैं ठंडा करने के लिए। अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अम्ल को जल में मिलाना है, जल को अम्ल में नहीं मिला देना है, मिलाओगे तो फटाश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है उदासीनीकरण, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार परस्पर मिलकर एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। जब अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं समझाऊं,
यहाँ लिख सकते हैं अम्ल प्लस क्षार, ठीक है, तीर का निशान क्या बनाएगा, लवण, और क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, जल बनाएगा। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये मेरा अम्ल है HCl, ये मेरा क्षार है NaOH, ठीक है। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना रहा है, लवण बना रहा है NaCl, और क्या बना रहा है, पानी बना रहा है। तो ये रिएक्शन सिंपल है, याद रखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये परिभाषा देना है, ये लिखना है, और ये रिएक्शन जरूर देनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते, इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, लवण। लवण की परिभाषा मैंने बता दी, लवण कैसे बनाए जाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा ही लवण बनाया जाता है। जब अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, उसी से ही तो लवण बन रहा है। अब हम बात करेंगे, अम्ल हमने पढ़ लिया, क्षारक पढ़ लिया, लवण के बारे में भी जान लेते हैं। लवण अम्ल तथा क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत बनता है, कहीं एक प्रोडक्ट है, उत्पाद है, ठीक है। जब अम्ल और क्षारक मिलता है तो लवण तथा जल बनाता है। लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण का निर्माण होता है, ठीक है। उदाहरण HCl NaOH क्या बनाएगा, NaCl H2O। ये जो मेरा NaCl है, ये मेरा क्या लवण है, सोडियम क्लोराइड। लवणों का पीएच क्या होता है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है। अगर आप एक प्रबल अम्ल ले रहे हैं और एक प्रबल क्षार ले रहे हैं और उनको मिलाने से जो लवण बन रहा है उसका जो पीएच मान होगा 7 होगा, तथा ये उदासीन होते हैं। अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलाओगे तो 7 आएगा और वो उदासीन होगा, ठीक है। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। दुर्बल क्षारक प्रबल अम्ल अगर मिलाएंगे तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। देखो दुर्बल है ना, तो दुर्बल से याद रखो 7 से कम। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक है, ठीक है, और प्रबल अम्ल है, अम्ल की मात्रा ज्यादा है, तो जो चीज प्रबल है उसी की बात करेगा। प्रबल अम्ल है, अम्ल कब होता है, 7 से जब कम होता है, तो उससे याद रहेगा कि पीएच मान 7 से कम होता है, तथा ये क्या होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि इसमें प्रबल कौन है भाई, अम्ल है, उसी का गुण आएगा ना इसमें। फिर देखो प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रबल कौन है, क्षारक है, तो क्षारक क्या होता है 7 से अधिक होने पर। तो अगर प्रबल क्षारक है, दुर्बल अम्ल है, तो गुणवत्ता किसकी अधिक आएगी, क्षारक की। क्षारक क्या होता है 7 से अधिक, तो इसका पीएच मान क्या होगा बच्चों, 7 से अधिक होगा। ऐसे आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। अब कुछ जो रसायन हमारे हैं, सामान्य नमक, रसायनों का कच्चा पदार्थ, इस पे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। NaCl H2SO4, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस पर प्रश्न हर साल एग्जाम में आता ही आता है। साधारण नाम क्या है, सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है, भौतिक गुण क्या है, ठीक है, उपयोग क्या है, इस पर इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन के कई पदार्थ हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और इन्हीं के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, बढ़ेंगे। अब बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये बनाने की विधि है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है और इसका ये अणुसूत्र है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या, क्लोर क्षार, एग्जाम में आता है अलग से, ये बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है, चित्र के द्वारा समझाना होता है। क्लोर क्षार क्यों, क्योंकि जो पदार्थ बनता है उसमें क्लोरीन होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोरीन से क्लोर और क्षार बनाता है, सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, तो क्लोर क्षार। कैसे बनता है, ये मेरा NaCl है, इसमें मैंने पानी मिलाया तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, और क्या बनेगा, थोड़ा सा क्लोरीन गैस निकलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा।
यह बनाने की प्रक्रिया। और यह है आपका चित्र क्लोज क्षार प्रक्रिया का। ये चित्र कैसे बनता है थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ा चित्र बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपयोग क्या है इसके? इसके उपयोग प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखिएगा, उपयोग ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो इसका उपयोग क्या है? धातुओं से ग्रीस हटाने का के लिए किसका काम किया जाता है? साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, साबुन बनाने में या अपमार्जक बनाने में इसका प्रयोग होता है। कागज बनाने में के प्रयोग होता है, और फाइबर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है वो क्या होता है? CaOCl2। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था 1 नंबर में एक प्रश्न आया था, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम लिखिए। तो विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। ठीक है। बनाने की विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यह इसके बनाने की विधि है। ठीक है, इतना आपको जरूर याद रखना है। जैसे हम बुझे हुए चूने में CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, उसमें क्या मिला देंगे? क्लोरीन गैस, तो हमें क्या मिल जाएगा? विरंजक चूर्ण CaOCl2 मिल जाएगा। ये मेरा क्या है? बुझा हुआ चूना, इससे मैंने क्लोरीन गैस मिला दी, रिएक्शन होके क्या देगा? CaOCl2 विरंजक चूर्ण और पानी देगा। ठीक है। उपयोग क्या है इसका? उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए। लिनन एक टाइप का कपड़े का प्रोडक्ट है। ठीक है। लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, ठीक है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका प्रयुक्त किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा जो फिल्टर वाला पानी होता है उसमें क्लोरीन की बदबू आती है, क्योंकि उसमें विरंजक चूर्ण डाला जाता है, और विरंजक चूर्ण में क्लोरीन तो होता ही है। बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, खाने का सोडा। एक होता है खाने का सोडा, एक होता है धोने का सोडा। धोने का सोडा में क्या होता है? 10H2O मॉलिक्यूल्स और ऐड हो जाते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। यह एक दुर्बल असंचारक है। कैसे बनाया जाता है? आपको लेना है नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देना है, उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना है, और थोड़ा सा अमोनिया मिला देना है। तो क्या बन जाएगा आपका? NH4Cl बनेगा और NaHCO3 बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ये बनाने की विधि है। ठीक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर क्या बनेगा? देखिए, जैसे हम NaHCO3 को गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा, पानी मिलेगा वाष्प के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। उपयोग क्या है इसका? बहुत उपयोग है। सो देख सकते हैं चित्र में आप, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए, यह एंटासिड का भी एक संघटक है, जो एसिडिटी बढ़ जाती है तो ये दिया जाता है। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कि नहीं भाई? पकोड़ा कौन कौन खाता है दबा के? कम खाया करो, हो सके तो मत खाया करो। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा में टार्ट्रिकम मिलाने पर। अग्निशमन के इस्तेमाल में, अग्निशमन मेरे रूम पे भी रखा हुआ है। ठीक है। तो ये सब बनाने में इसका उपयोग है। अब हम बात करेंगे धोने का सोडा, Na2CO3.10H2O। यह होता है धोने का सोडे का सूत्र। ठीक है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है, और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा मिल जाता है। ठीक है। जो बेकिंग पाउडर था, अभी मैंने आपको पढ़ाया, आप बोलोगे सर कहाँ पढ़ाया? तो ये देखो, ये
इसको जैसे हमने गर्म किया तो हमें क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट मिल गया। इसी की बात हम कर रहे हैं। ये मेरा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसमें मैंने पानी मिला दिया तो मेरा क्या बन गया, सोडियम Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, धोने का सोडा। उपयोग क्या है इसका, कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में होता है इसका प्रयोग। बोरेक्स के उत्पादन में इसका प्रयोग होता है। घरों के साफ सफाई में प्रयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, कपड़े धोने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जो धोबी लोग होते हैं उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसमें से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 डिग्री, कितना, 373 केल्विन डिग्री बोल रहा हूँ, गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है और क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, शॉर्ट में POP बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र भी एग्जाम में आ सकता है, CaSO4 2H2O। जिप्सम को मैंने 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया तो क्या बन गया, ये बन गया मेरा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 H2O। और ये पानी है, भाप बनकर उड़ जाएगा। फिर से अगर आप POP लोगे और उस पर पानी मिला दोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, आपका जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे हम पानी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ये बनाने की विधि है। उपयोग क्या है इसके, इसका उपयोग एग्जाम में आता है, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए। जब हड्डी टूटता है POP लगाने से ही वो जुड़ता है। खिलौने, सजावट का सामान बनाने में, इस तरीके का सामान बनाने में, उसके बाद दीवार की सतह को चिकना करने में, है ना, पुट्टी लगाई जाती है, सजावट के सामान बनाए जाते हैं, खांचे बनाए जाते हैं, अंधाधुंध उसका उपयोग है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी इस चैप्टर के अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आ जाएगी, लेकिन जो बेसिक जो भी NCERT है पूरी मैंने इस वीडियो में समझा दी है, छोटे से वीडियो में, चित्र की मदद से, आसान परिभाषा की मदद से। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।